हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, थायराइड, ठीक है ना। तो इसमें हाइपोथायराइड ड्रग्स, बेसिकली इसमें ना जो ये पूरा पीडीएफ है ना, इसको अपन लोग दो पार्ट में वीडियो बना के पढ़ेंगे। एक पार्ट में अपन लोग क्या पढ़ रहे होंगे, हाइपोथायराइड ड्रग्स, और दूसरे पार्ट में अपन लोग क्या पढ़ रहे होंगे, थायराइड स्टॉर्म, ठीक है ना। तो हाइपोथायराइड ड्रग्स मतलब क्या, ऐसे ड्रग्स जो कि थायरोक्सिन की सिंथेसिस को घटवाए, सिंपल, ठीक है ना। तो उसको समझने के पहले हम लोग को ये समझना तो पड़ेगा कि थायरोक्सिन बनता कैसे, तभी उसके अलग अलग स्टेप्स पे काम करा के उसके ड्रग्स एक्ट कराएगा। तो देखो, थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है ना, वो तीन जगह पे होता है। एक प्लाज्मा में होता है, फिर देखो मतलब बेसिकली तीन जगह, मतलब तीन साइड्स इन्वॉल्व इसके हार्मोन सिंथेसिस में। देखो प्लाज्मा में आयोडाइड घूम रहा है, उसके अंदर जाएंगे अपन लोग क्या, थायराइड के अंदर जाएंगे तो क्या दिख रहा होगा, फॉलिकुलर सेल्स दिख रहा होगा, और उसके और अंदर जाएंगे तो अपन लोग दिख रहा होगा थायरोग्लोबुलिन। सिंपल, तीन साइड समझे यहाँ पे, प्लाज्मा, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स और थायरोग्लोबुलिन, तीन जगह दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो, प्लाज्मा में से आयोडाइड को अंदर लिया गया, किसके अंदर, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। देखो ये समझने में दिक्कत आ रहा होगा ना, ये समझो। देखो ये अपना थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, इसके आसपास से ब्लड जा रहा होगा, तो ये ब्लड के अंदर से यहाँ चला गया, ये फॉलिकल्स है, तो फॉलिकल्स के अंदर, तो ये अपना ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया फॉलिकुलर सेल्स, और उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन लोग बोलेंगे थायरोग्लोबुलिन। तो वो तीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में से अपन लोग ने आयोडाइड लिया, आयोडाइड किसके अंदर चला गया, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर चला गया, और आयोडाइड का फिर कपलिंग, आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन में, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सिडेज। थायराइड तो आसान है, थायराइड ग्लैंड के नाम पे है, और पेरोक्सिडेज एंजाइम बस याद कर लो। अब ये आयोडीन जो था वो कहाँ चला गया, अंदर, कौन से स्ट्रक्चर में, थायरोग्लोबुलिन में, थायरोग्लोबुलिन के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने आयोडीन, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ये आयोडाइड को दिखा रहा है, दो जोड़ के अपन लोग क्या बना दिए, आयोडीन। तो आयोडीन अपना क्या होगा बेसिकली, आयोडीन जो है वो अमीनो एसिड के रेसिड्यू से बाइंड कर रहा है बेसिकली, तो उससे क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। सिंपल, तो देखो टायरोसिन बेसिकली एक अमीनो एसिड है, उसमें अपन लोग आयोडीन को जोड़ रहे हैं, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। सिंपल, तो दो मॉलिक्यूल बन रहा है इससे। अगर एक आयोडीन जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा, मोनो आयोडोटायरोसिन, और अगर दो आयोडीन जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा, डाई आयोडोटायरोसिन। सिंपल, तो देखो अपना अभी तक क्या हुए, प्लाज्मा से अपन लोग ने आयोडाइड को उठाया, और आयोडाइड को उठा के अपन लोग ने क्या किया बेसिकली, अंदर लाया, अंदर ने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया, और ये आयोडीन फिर अपन लोग किधर डाल दिए, थायरोग्लोबुलिन के अंदर, और थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन प्लस टायरोसिन रेसिड्यू मिला, तो क्या बन गया, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। सिंपल, अब इससे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे होंगे अपन लोग। देखो अगर मोनो और डाई जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखो मोनो और डाई, वन और टू क्या मिलकर बनाएगा, थ्री। तो देखो थ्री, अपना T3 बन रहा है बेसिकली, ये थ्री की इसको बता रहा है, पता है कितने आयोडीन है इसमें, देखो एक दो तीन, जबकि जो यहाँ पे दो दो को जोड़ रहे हैं, DIT को जो अगर जोड़ देंगे फिर से DIT से, तो यहाँ पे चार आयोडीन हो जाएगा, एक दो तीन चार, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, T4। सिंपल, तो ये अपना क्या हो गया, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस। अगर कंफ्यूजिंग हुआ होगा तो ये समझ लो तीन साइट हो रहा है, प्लाज्मा, फिर अपन लोग फॉलिकुलर सेल्स के अंदर गए, और फॉलिकुलर सेल्स के अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इसको अपन लोग बोल रहे हैं थायरोग्लोबुलिन। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया गया, आयोडीन को जोड़ दिया गया टायरोसिन अमीनो एसिड से, तो क्या बन गया, मोनो आयोडोटायरोसिन या डायोडोटायरोसिन। अब वो फिर मिलके फिर या तो T3 बना रहा है या तो T4 बना रहा है, और फिर ये T3 और T4 ये बाहर आया, फॉलिकुलर सेल्स में आया, और फिर बाहर आया प्लाज्मा सेल्स में। अब प्लाज्मा में दोनों आया, T4 भी आया, T3 पे आया, लेकिन एक्टिव कौन होता है, T3। तो पहले T4 T3 में कन्वर्ट होता है, फिर जाके टिश्यू पे एक्ट करता है। सिंपल, तो ये अपना हो गया थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो देखो जो अपना हाइपोथायराइड ड्रग होगा ना, इन्हीं साइड पे काम कर रहा होगा। देखो पहली बात, पहला स्टेप क्या था, आयोडाइड को प्लाज्मा में से अंदर लेना है ना, तो पहला जो ड्रग होगा वो इसी को टारगेट कर रहा होगा, इनिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, आयोडाइड को ट्रैपिंग ही नहीं होने देगा। तो फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा जो स्टेप्स चल रहा है ना सिंथेसिस का, इसको इनहिबिट करा दो, अलग अलग स्टेप्स को इनहिबिट करा दो। तो दूसरा क्या है, थायराइड का सिंथेसिस इनहिबिटर। अब मान लो अंदर नहीं घुसने दिए, वो एक ड्रग था, सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिए, वो दूसरा ड्रग था। अब तीसरा जो ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा ना, वो बाहर नहीं निकलने दे रहा होगा, मतलब क्या, हार्मोन रिलीज को इनहिबिट कर दो। मान लो हार्मोन बन भी गया पर वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो वही अपने ब्लड में नहीं आएगा, तो उसका हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और देखो चौथा है, मान लो ये सब काम नहीं कर पाया, तो फिर क्या है अपना, उसको जाके थायराइड को तोड़वा दो। मतलब सिंपल से एक ऐसा ड्रग दिए जो कि आयो इसके थायराइड के अंदर गया, और थायराइड के अंदर जाके फिर यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचा दिया। सिंपल, तो थायराइड टिश्यू का डिस्ट्रॉइंग हो गया, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली चार चार एजेंट है, अंदर नहीं घुसने दो, अंदर घुस गया तो फिर सिंथेसिस नहीं होने दो, या फिर बाहर नहीं निकलने दो, या तो फिर जाके उसका पूरा एकदम वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब लगा दो। सिंपल, तो देखो पहला क्या है अपना, पहला था अंदर नहीं घुसने देना, मतलब क्या, इनिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग। तो इसका दूसरा नाम होता है एनायनिक एनायन इनिबिटर। क्यों, क्योंकि बेसिकली आई माइनस को अंदर नहीं आने दे रहा है ना, इसलिए। तो एनायन इनिबिटर, तो इसको याद करने के लिए अपन लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक थाई और एक पड़ी। तो थाई से याद कर लो थायोसाइनेट, और पड़ी से याद कर लो परकोलेट। ये जरूरी नहीं है, अगर ये ड्रग्स को भूल भी जाओगे तो चलेगा,
मेन अपना काम क्या आएगा, थायराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है ना। तो देखो इसमें थायोसाइनेट और परकोलेट। अब थायराइड सिंथेसिस इनहिबिटर देखो, तो इसमें मैंने क्या बनाया है, एक हॉट एयर बैलून बनाया है और एक कार बनाया है। हॉट मतलब बेसिकली देखो मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे गैसेज होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो वो उड़ते हैं, है ना। तो इसलिए प्रोपेन गैस से मैंने उड़ने वाला हॉट एयर बैलून बना दिया। तो प्रोपेन से याद कर सकते हैं अपन लोग प्रोपाइल थायोरेसिल। और देखो ये है अपना कार, तो कार से क्या याद कर सकते हैं, कार्बिमोजोल। अब देखो दोनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है, तो इसलिए अब इससे अपन लोग रिलेट करेंगे आगे जाके। तो अपने थायराइड सिंथेसिस इनहिबिटर में दो चीज़ आ गया, एक तो हॉट एयर बैलून से अपन लोग क्या याद के लिए, प्रोपाइल थायोरेसिल, और अपना कार से क्या याद कर लिया, अपना कार्बिमोजोल। सिंपल। पिछले वाले में क्या याद किए थे, थाई से याद किए थे थायोसाइनेट, और परी से याद किए थे परकोलेट। फिर देखो रिलीज के इनहिबिटर के लिए सिंपल सा ये देख लो, ये आई बनाया हो ना बड़ा सा, मतलब क्या सिर्फ आयोडीन से रिलेटेड होगा, या तो आयोडाइड या ऑर्गेनिक आयोडाइड, ये सब होगा, ठीक है ना। चौथा क्या था, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करना है, वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना है, तो क्या मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दो, सिंपल। तो अपना 4 ड्रग्स हो गए, ठीक है ना, 4 क्लासिफिकेशन। एक, या तो घुसने मत दो, दूसरा या तो सिंथेसिस को इनहिबिट करा दो, तीसरा या तो रिलीज मत होने दो, और चौथा क्या है, अंदर जाके वहाँ पे वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो। तो देखो पहला अपना क्या है, थायराइड का सिंथेसिस, सबसे मेन यही है। अगर आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, मेरे हिसाब से सबसे मेन इन्हीं में से आएगा, ये पूरा क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा क्या, थायराइड का सिंथेसिस इनहिबिटर। तो इसको अच्छे से समझ लो, इसके सारे पॉइंट्स को अपन लोग को देखना है। तो देखो ड्रग्स क्या था, एक तो अपन लोग प्रोपेन से याद किए थे प्रोपाइल थायोरेसिल, और कार से क्या याद कर लिए थे, कार्बिमोजोल, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है, नाम समझो, ये थायराइड का सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है। तो जितने स्टेप्स है ना उनको इनहिबिट करा देगा। मतलब क्या, पहला स्टेप क्या था, देखो थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम था जो कि I- को I2 में कन्वर्ट कर रहा था, तो वही इनहिबिट थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। दूसरा क्या था, आयोडीनेशन हो रहा था टायरोसिन का, तो दूसरे स्टेप को इनहिबिट करा दे रहा, मतलब आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। और तीसरा ये कपलिंग रिएक्शन हो रहा था ना, मोनो और डाई मिलके कपलिंग कर दिया, तो T3 और T4, समझा। तो तीसरा कौन सा स्टेप हो गया, इनहिबिट कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन। चलो, तो ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ, पेरोक्सिडेज को इनहिबिट करा दो, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन को इनहिबिट करा दो, या तो फिर कपलिंग को इनहिबिट करा दो, सिंपल। अब इसका आप लोग फार्माकोकाइनेटिक्स समझते हैं क्या होता है। ये देखो, ये जो 3 पार्ट है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग इंटरेक्शन और साइड इफेक्ट, ये साइड के हैं। मेन याद करना है इसमें, देखो आपको ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंपैरिजन और इसके यूजेस, सबसे मेन ये है, ठीक है ना। तो देखो ये समझ में आ गया ड्रग्स कौन कौन से थे, प्रोपेन गैस से याद कर लिए प्रोपाइल थायोरेसिल, और कार से याद कर लिए कार्बिमोजोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, इनहिबिट कर दो सारे स्टेप। पहला स्टेप क्या था अपना, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। दूसरा स्टेप क्या था, आयोडीनेशन। तीसरा स्टेप क्या था अपना, कपलिंग रिएक्शन, सिंपल। तो इन तीनों को इनहिबिट करा दो, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। फार्माकोकाइनेटिक्स चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। 2 ड्रग्स है ना अपना, प्रोपाइल थायोरेसिल और कार्बिमोजोल, तो उसको देखो देखो प्रोपाइल थायोरेसिल में कौन सा फोटो लगा था, हॉट एयर बैलून का, और इसमें कार का लगा था। कार में इंजन होता है ना, ज़्यादा ताकतवर होगा। तो देखो ये इसमें इंजन नहीं है, तो इसलिए लेस पोटेंट है, इसमें इंजन है तो ये मोर पोटेंट है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर ही चल पाएगा, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जबकि इसमें इंजन है तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दे रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें कुछ इसको कम दिए हैं, तो कुछ ज़्यादा भी देना पड़ेगा ना। तो देखो ज़्यादा क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और साथ में इसका एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन भी रोकता है, इनहिबिट पेरिफेरल। यहाँ पे बेसिकली ये देखो T4 से T3 कन्वर्ट होता था ना, तो ये तो देखो अंदर सिंथेसिस को तो इनहिबिट करा ही रहा था, साथ में इस पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनहिबिट कराता है। तो नेट नेट अपना T3 का लेवल घट जाता है ब्लड में, सिंपल। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी खराब है इसकी, और ये पेरिफेरल कन्वर्जन में कोई एक्शन नहीं है इसका, ठीक है ना। और इसमें मेटाबोलाइट नहीं बनते, एडिशनल याद कर लो, इसमें कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनते, पर इसमें बनते हैं। इसलिए अपन लोग 3 इसके अंदर, पता है सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर टोटल 3 ड्रग आते हैं, प्रोपाइल थायरोसिल, कार्बिमोजोल और मेथिमोजोल भी आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इससे ही ये बनता है। तो या तो आप डायरेक्टली ये दे दो तो इसको इसमें कन्वर्ट नहीं होना पड़ेगा, या तो फिर ये बॉडी में जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 ड्रग्स आते हैं, प्रोपाइल थायरोसिल, कार्बिमोजोल और मेथिमोजोल, सिंपल। तो इसको कंपेरिजन कैसे किए, इंजन से याद किए, इसमें इंजन नहीं था तो ये लेस पोटेंट था, इसमें इंजन था तो ये मोर पोटेंट था। तो इंजन था तो ज़्यादा देर तक काम करता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था। और कुछ दिए तो कुछ हटा दिए, तो क्या हटा दिए इसमें, देखो इसमें से हटा दिए थे तो क्या, पॉजिटिव के नाम पे इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है और पेरिफेरल कन्वर्जेंस को इनहिबिट करा रहा है, जबकि ये नहीं करवा पा रहा है इनहिबिट, और प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंडिंग भी नहीं हो रहा है, और इसमें मेटाबोलाइट बनता है कार्बिमोजोल से मेथिमोजोल। यूजेस देखें अगर इसका अपन लोग, तो देखो सिंपल सी बात है। अब ये अपन लोग कौन सा ड्रग्स पढ़ रहे हैं, हाइपोथायरॉयड ड्रग्स, तो मतलब बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक ही करने के लिए ना, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए दे सकते हैं, ठीक क्यों, क्योंकि देखो इसका अभी और सब ड्रग्स पढ़ेंगे ना, सब हाइपोटॉक्सिक और बहुत सारे अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा भी काम कर रहा है। देखो कार्बिमोजोल क्या है, बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग शो नहीं करता है, इसलिए अपना लंबा काम करता है, इसलिए लॉन्गर एक्टिंग भी है और नॉन हिपेटोटॉक्सिक भी है। इस कारण से अपन लोग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। क्योंकि इसको जिसको हाइपोथायराइडिज्म मान लो अगर उसको ऐसा दे दी जिसको साइड इफेक्ट ज़्यादा है, तो अगर वो ज़्यादा दिन तक लेगा तो साइड इफेक्ट एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, मतलब फेटल कंडीशन हो सकता है। इसलिए अपन लोग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा
हाइपोथायरॉयडिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो जाएगा, थायरोटॉक्सिक क्राइसिस। तो थायरोटॉक्सिक क्राइसिस हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है अपने अंदर, तो उस समय ये दे सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या क्या दे सकते हैं, अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, जो आगे इन ड्रग्स का नाम है प्रोपाइल थायोरिसिल, ये किसके अंदर आ जाता है, सिंथेसिस इनहिबिटर का। दूसरा ड्रग कौन है अपना, आयोडाइड। आयोडाइड का काम क्या था, हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कराना। और तीसरा अपना है प्रोपेनॉल, ये बताऊंगा मैं आगे, काम आएगा अभी, थायराइड स्टॉर्म में काम आएगा। तो देखो ये अपना हो गया थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, समझ में। और तीसरा क्या है, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ भी दे सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या होता है ना, धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे मैकेनिज्म इन्फेक्शन होता है। तो जब तक ये काम करेगा उसके पहले काम कराने के लिए अपन लोग क्या कराते हैं, प्रोपाइल थायरोसिल, थोड़ा मैनेज करेगा सिचुएशन को, उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन आएगा और पूरा एकदम सिचुएशन को मेंटेन करके चला जाएगा, सिंपल। तो यूज क्या हुआ, पहला तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म के, दूसरा क्या उसका एक्सट्रीम फॉर्म क्या हुआ, थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में दे सकते हैं, और तीसरा क्या, जब रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं तो उसके साथ आप दे सकते हो इसको। तो इसका यूजेस हुआ, ठीक है ना। साइड इफेक्ट्स में समझे ना, तो कॉमन वाले हैं वो तो ठीक है, आसान है, और एक रेयर होता है। तो देखो कॉमन क्या है, नॉजिया वोमिटिंग तो पता ही होगा, ऊपर से नीचे आते जाओ, नॉजिया वोमिटिंग है, अब दिमाग नहीं चल रहा, मतलब क्या ड्राउजीनेस, फिर उसके नीचे आ जाओ, टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब आपके जीभ, तो लॉस ऑफ टेस्ट, और फिर अपने स्किन पर स्किन रैश और जॉइंट पेन। तो ऊपर से नीचे आते जाओ, जनरली है नॉजिया वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ टेस्ट, स्किन 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 रैश और जॉइंट पेन। रेयर क्या क्या है, तो देखो अभी प्रोपाइल थायरोसिल हिपैटोटॉक्सिक होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, रेयरली। तो इसलिए अपन लोग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में क्या दे रहे थे, कार्बिमोजोल दे रहे थे, ना कि प्रोपाइल थायरोसिल। और ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ग्रेनुलोसाइट्स पता है ना, उनका प्रोडक्शन को घटा देने को क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो देखो ए ग्रेनुलोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ा देना, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, अच्छा ठीक है। इसमें बेसिकली इसको मैं ठीक कर दूंगा, ए ग्रेनुलोसाइट्स का नंबर बढ़ जाने को अपन लोग बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली उनका नंबर बढ़ जाना ना, तो अपने अंदर देखो एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स के कारण सोर थ्रोट और फीवर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर ये दिख रहा है आपको, तो आपको मेडिकेशन उस समय रोक देना है, ठीक है ना। तो ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब क्या, ए ग्रेनुलोसाइट का नंबर बढ़ जाना, सिंपल। ये मैं क्रॉस साइन को हटा देंगे, अभी नोट्स में हटा दूंगा। तो चलो साइड इफेक्ट समझ में आया, कॉमन और रेयर। कॉमन में क्या था, नोजिया, वॉमिटिंग और ड्राउज, फिर ऊपर से नीचे आते जाओ, ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ टेस्ट, स्किन रेस्ट और जॉइंट पेन। और रेयर में क्या था, दो था, एक तो हिपैटोटॉक्सिक था, इसलिए अपन लोग प्रोपाइल थायरोसिल लॉन्ग टर्म में नहीं देते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो उसको आप लोग वैसे पता कैसे चलेगा कि आपको ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है, आपको फीवर या सोर थ्रोट हो रहा होगा, तो जैसे ही पाया जा रहा होगा तो आपको मेडिकेशन हटा देना ये वाला। ये पढ़ लिया अपन लोग, क्या ड्रग्स पढ़ लिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिए, कंपैरिजन पढ़ लिए, यूजेस देख लिए, साइड इफेक्ट देख लिए। अब देखते हैं अपन लोग छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि इसके फार्माकोकाइनेटिक्स और ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखो किस स्टेप में होता है, पहले एब्जॉर्ब होता है ड्रग, फिर अपने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, और एक्सक्रीट होता है। वैसे ये मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटर रिलेटेड होता है, इसका कोई डिस्क्रीट स्टेप नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर एक्सक्रीशन होता है, समझे। तो एब्जॉर्प्शन दोनों का ही अच्छा होता है, प्रोपाइल थायरोसिल का भी, कार्बिमोजोल का। और कार्बिमोजोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथिमोजोल में। डिस्ट्रीब्यूशन देखो पहले पूरे बॉडी में फैलता है, फिर धीरे 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 थायराइड में इकट्ठा होता है, फिर वहाँ अपना एक्शन कराता है। तो देखो जब पूरे बॉडी में फैल रहा है ना, तो प्लेसेंटा के पास भी जा रहा होगा, तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अगर प्लेसेंटा को क्रॉस कर दी तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, फीटस के पास पहुँच जाएगा, फीटस में हाइपोथायरॉयडिज्म करा देगा, तो वही फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म का रिस्क है। मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा है, एक्सक्रीशन यूरिन से हो रहा है, सिंपल, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन दोनों का ही अच्छा हो रहा है, अब बस कार्बिमोजोल मेथिमोजोल में कन्वर्ट हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में हो रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा हो जा रहा है। अगर वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर दिया तो फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म लीवर में, और एक्सक्रीशन यूरिन से। ड्रग इंटरेक्शन में दो ड्रग्स का नाम है, ठीक है ना। एक है अपना वॉरफ्रिन और दूसरा है आपका थियोफाइलिन। आपको ये बताना है थियोफाइलिन किस काम में आता है, वॉरफ्रिन तो मैं बता दे रहा हूँ, ये एंटी कोगुलेंट है, बेसिकली अपना जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा था उसको ठीक करने के लिए काम हो रहा है, मतलब बेसिकली ब्लड थिनर की तरह काम करता है ये। तो वॉरफ्रिन जो है, इसमें इसलिए शॉर्ट्स बना दिया, ये लड़ाई चल रहा है ना, वॉर हो रहा है, तो वॉरफ्रिन। तो बेसिकली क्या होता है, देखो अगर आपके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, तो थायराइड है ना, थायरोक्सिन हार्मोन, वो क्लॉटिंग बहुत तेज काम कर रहा है एकदम, उसका उसका काम होता है कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, तो क्लॉटिंग फैक्टर को तोड़ता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर को तोड़ा तो क्लॉटिंग नहीं हुआ, और क्लॉटिंग नहीं हुआ तो वही अच्छी बात है ना, वॉरफ्रिन भी तो वही करने आया था, क्लॉटिंग को घटाने आया था। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वॉरफ्रिन को सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसने क्लॉटिंग फैक्टर को तोड़ा, तो वॉरफ्रिन वाला काम आसान हो गया। लेकिन जब अपन लोग प्रोपाइल थायरोसिल देते हैं ना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म सप्रेस हो जाता है, सप्रेस हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर टूटेगा नहीं, तो क्लॉटिंग तो हो रहा होगा, तो इसलिए वो अब वॉरफ्रिन को अपोज कर रहा होता है, सिंपल, समझ में। और दूसरा अपना होता है थियोफाइलिन। तो देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है,
सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बीएमआर बढ़ता है। तो देखो अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ड्रग्स को मेटाबोलाइज जल्दी जल्दी करेगा तो थियोफाइलिन के लेवल घट जाएगा। लेकिन जब प्रोपाइल थायरोसिल दिए तो हाइपोथायरॉयडिज्म को घटाया तो थायरोक्सिन के लेवल घटा, तो ब्लड का मेटाबॉलिज्म, सेल का मेटाबॉलिज्म घटा तो इसका मेटाबॉलिज्म कम मेटाबोलाइज हुआ तो ज़्यादा अपने ब्लड में रहेगा, तो थियोफाइलिन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, ट्रेमल, पाल्पिटेशन और इंसोम्निया। सिंपल, समझ में आया? तो ये हो गया इसका ड्रग इंट्रैक्शन। दो ड्रग है, एक तो वॉर्फरिन और एक थियोफाइलिन। वॉर्फरिन बेसिकली सपोर्ट कर रहा था अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता तो, पर अपने जैसे ड्रग दिए तो वो उसका उल्टा काम कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर को बचा ले रहा है, तो वॉर्फरिन को दिक्कत हो रहा है। दूसरा थियोफाइलिन में कैसे हो रहा है, लेवल बढ़ जा रहा है मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण। मतलब यहाँ पे प्रोपाइल थायरोसिल से यहाँ पे मेटाबॉलिज्म घटा तो इसका लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया तो वही पॉजिटिव सिम्टम्स जितने भी आपको, दिमाग खराब हो रहा है, मतलब बेसिकली आप एकदम एक्टिवेट हो रहे हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ट्रेमर आ रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, वो सब आएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, थायराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। इसको कितने पार्ट में पढ़ना है, ड्रग्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंपैरिजन और यूजेस, साइड इफेक्ट को अलग से पढ़ लो, और ये छोटा सा पार्ट, ठीक है ना, इनको याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। फिर अपन लोग जाते हैं दूसरा किस पे, हार्मोन रिलीज इनहिबिटर। अब ये दोनों ड्रग्स ना ऊपर ऊपर से सुन लो तो चलेगा, मेन आपको यही याद करना था, अगर ये याद हो गया तो काम हो जाएगा। ये इनका नाम सुनते चलो बस, क्या कर रहा होगा देखो। अपना दूसरा ड्रग क्या है, हार्मोन रिलीज इनहिबिटर। तो इसमें अपन लोग ने क्या देखा था, यहाँ पे बड़ा सा आई बना दिया था ना मैं, मतलब आयोडीन से रिलेटेड, तो वही आयोडीन, ऑर्गेनिक आयोडाइड, इनऑर्गेनिक आयोडाइड मतलब क्या, आयोडाइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है देखो, आप दे ही आयोडीन रहे हो, ठीक है, इसका पहला स्टेप क्या था, आयोडीन, है ना, आयोडीन इसको चाहिए था। अब ब्लड में बहुत सारा आयोडीन हो जाएगा ना तो पगला आ जाएगा। हो क्या रहा है देखो, आयोडीन का इंटेक हुआ तो देखो अपने ब्लड में आयोडीन बढ़ा, ठीक है ना, आयोडाइड का लेवल बढ़ा बेसिकली। अब इस पे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होगा, क्या होगा, मतलब देखो जैसे मान लो कोई आदमी है, वो खा रहा है, उसको बहुत सारा खाना दे दोगे ना, वो पगला आ गया, अब वो खाना ही छोड़ देगा कि भाई इतना सारा खत्म कैसे कर पाऊंगा मैं। तो थायराइड सिंथेसिस पे एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट दिखता है, ठीक है ना। उसके कारण क्या होता है, थायरोक्सिन का सिंथेसिस, दो चीज़ होता है अंदर में, जो क्या बोलते हैं मेनली, इसके कारण क्या होता है देखो, सिंपल सी बात है, देखो ये अपना थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, अगर ब्लड में बहुत सारा आयोडीन आपको दिख रहा है तो उसको लग रहा होगा कि यार ये बहुत सारा आयोडीन है तो थायरोक्सिन में तो बहुत सारा बन ही गया होगा, तो ये थायरोक्सिन रिलीज करना छोड़ देता है, मतलब इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायरोक्सिन, रिलीज नहीं हुआ, और साथ में अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। मतलब क्या, अंदर में देखो आयोडीन का हाई लेवल पाया जाएगा तो इसके कारण आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन भी रुक जाएगा, कि बहुत ज़्यादा हो गया लगता है, थायरोक्सिन बहुत बन गया है, तो अपने को रुकना पड़ेगा। तो इनहिबिट आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन और हार्मोन सिंथेसिस भी इनहिबिट होता है दोनों। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये नेट नेट इन दोनों को जोड़ के अपन लोग बोलते हैं, देखो ये एक वुल्फ है जो कि चाय पी रहा है, तो इसके इफेक्ट को अपन लोग बोलते हैं वुल्फ चाय कॉफ इफेक्ट। सिंपल, समझ में आया ना। तो हार्मोन रिलीज इनहिबिटर कन्फ्यूजिंग हुआ होगा, सिंपल सी बात है, ये देखो कि एक आदमी को खाना बहुत ज़्यादा, इसमें सिंपल हो क्या रहा है कि देखो अपना थायराइड है ना, वो अपना दिमाग चला रहा है, उसको लग रहा है कि ब्लड में बहुत सारा आयोडीन है और अपने अंदर भी बहुत सारा आयोडीन है, मतलब थायराइड मतलब हार्मोन बहुत बन चुका होगा, तो मुझे रुकना है। तो वही बता रहा है, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट दिखा रहा है थायराइड सिंथेसिस में, क्या हो रहा है, थायरोक्सिन का सिंथेसिस इनिबिट हो जा रहा है, ठीक है ना, और साथ में अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन है तो आप बाकी सारे स्टेप भी इनिबिट हो जा रहे हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का अपन लोग क्या कहते हैं, वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट। इसका यूज़ क्या होगा भाई, थायराइड के इमरजेंसी की कंडीशन में दे रहे होंगे, या फिर ऑपरेशन के पहले, जैसे आपको मान लो थायराइड का कैंसर है तो उसके पहले आपको दे दिए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल घटाएगा, आप जल्दी से कैसे वो सर्जरी करके हटा दो। सिंपल यूजेस क्या क्या होंगे देखो, या तो एक एलर्जिक रिएक्शन जैसे अर्थरालजिया, यूसिनोफिलिया, ये सब होता है, और ओवरडोज मतलब ज़्यादा खा लिया आयोडीन अपने बॉडी में ज़्यादा हो गया तो क्या, आपके आँख को ख़राब कर रहा होगा, हेडेक करा रहा होगा, और पल्मोनरी एडेमा। इसका कोई मैं वो नहीं दे रहा हूँ ट्रिक, क्योंकि ये अपने आप में ये ड्रग इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको रीडिंग मार के अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें अपन लोगों ने क्या दिए, आयोडाइन आयोडीन दिए। इसका काम क्या था, बेसिकली ब्लड में आयोडाइड का लेवल बढ़ाया, उसने पैराडॉक्सिकल इफेक्ट लगाया। पैराडॉक्सिकल इफेक्ट मतलब क्या, एक तो रिलीज को इनिबिट करा रहा है और साथ में अंदर हार्मोन सिंथेसिस को इनिबिट करा रहा है, तो उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को अपन लोग क्या कहते हैं, वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स में क्या था, दो, एक तो एलर्जी था और एक ओवरडोज था। एलर्जी में अर्थरालजिया और यूसिनोफिलिया दिख रहा है, और ओवरडोज में अपन लोग को क्या, ओवरडोज के कारण क्या है, सब दिमाग खराब हो रहा है, मतलब इरिटेशन ऑफ आई, हेडेक, पल्मोनरी एडेमा, ये सब दिख रहा है। थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग देखते हैं, ये सिंपल है। इसमें आप लोग बेसिकली अब रेडियो एक्टिव एरा में आ चुके हैं, मतलब क्या, इसमें आयोडीन कौन सा देंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब वहाँ पे फोड़ना है बेसिकली जाके। तो क्या हो रहा है, अपन लोग आयोडीन दिए, सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है बेसिकली, आयोडीन आयोडाइड ही तो चाहिए होता है ना, तो वो अब्जॉर्ब हो गया अपने अंदर। ये देखो अपटेक बाय फॉलिकुलर सेल्स खाया, जब फॉलिकल्स में धीरे धीरे अपने ऐसे रेडियो एक्टिव को देखा, वो इकट्ठा हुआ और मिलके क्या निकालेगा, वो बीटा और गामा रे, मतलब बेसिकली रेडियो एक्टिव रेज निकाल रहा है। तो आसपास देखो सेल्स है,
उसमें देखो ये रेज जाएंगी तो डिस्ट्रॉय ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो फॉलिकुलर सेल्स का डिस्ट्रक्शन लग जाएगा। अब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हार्मोन सिंथेसिस ही नहीं होगा, तो अपने आप हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो जाएगा। तो ये इतना खतरनाक चीज़ है, तो फिर ये मतलब आसपास में तो दिक्कत करा रहा होगा ना। तो ये कब देना होता है, बहुत रिफ्रैक्टरी कंडीशन में देना होता है। कब, या तो बहुत ही बूढ़े पेशेंट है जो कि कोई ड्रग्स को नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या तो ऐसे लोग जिनमें कैंसर हो रखा है और वो कैंसर को अपन लोग ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत वो ऐसे वाइटल स्ट्रक्चर्स के आसपास से वो कैंसर बन रहा है कि उसको अपन लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तब अपने को देना है। तो कब, या तो एल्डरली पेशेंट में, या तो कैंसर वाले कंडीशन में। एडिनोमा हो गया, एडिनोमा मतलब समझ में आता है ना, ग्लैंड का कैंसर, थायराइड ग्लैंड का कैंसर। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, अब देखो नेक में ही होता है ना थायराइड ग्लैंड, तो वहाँ पे अपना दर्द होने का दिक्कत है। तो लोकल सोरनेस और क्या, ये किसको नहीं देना है, जो कि रेडियो सेंसिटिव हो, जैसे कि प्रेग्नेंट या फिर यंग चिल्ड्रन, ये लोग रेडियो सेंसिटिव लोग होंगे ना, तो इनको नहीं देना है। तो इसमें ड्रग का नाम क्या हुआ, रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, फॉलिकल सेल लिया, इकट्ठा हुआ, उन्होंने रेज निकाला, आसपास के फॉलिकल सेल को मारा, थायरोक्सिन सिंथेसिस घट गया। सिंपल यूजेस किसका, या तो बूढ़ों में या तो कैंसर वालों में। और लोकल सोरनेस कराता है, और उनको नहीं देना है जो यंग पेशेंट्स हैं या फिर प्रेग्नेंट है। सिंपल। तो आप लोग थायराइड सिंथेसिस को 3 पार्ट में पढ़े, एक तो प्लाज्मा, फॉलिकुलर सेल्स और अपना थायरोग्लोबुलिन ऐसे लेता है आयोडाइड, आयोडीन में कन्वर्ट होता है, आयोडीनेशन करा के मोनोआयोडाइड आयोडी, और ये मिलके फिर क्या T3 और T4, और बाहर जाके वो T4 से T3 होता है। हाइपोथायराइड ड्रग्स में 4 मेन क्लासिफिकेशन थे, या तो घुसेगा नहीं, या तो सिंथेसिस को इनहिबिट करा रहा होगा, या तो बाहर नहीं जाने देगा, या तो अंदर एक ऐसे एजेंट दे दिए तो कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा। थायराइड सिंथेसिस इनहिबिटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अपना प्रोपाइल थायरोसिल और कार्बिमोजोल। उसको कितने हेडिंग्स में पढ़ना है अपने को, उसमें बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसका कंपैरिजन देखो, यूजेस देखो, साइड इफेक्ट देखो, और फिर छोटे मोटे जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स और ड्रग इंटरेक्शन देखो। रिलीज इनहिबिटर में अपन लोगों को सिर्फ मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर याद कर लिए तो हो जाएगा, यूजेस से साइड इफेक्ट छोड़ दो तो चलेगा। एग्जाम्पल क्या था इसका, वही आयोडाइड आयोडीन वाला, ठीक है। और अपना थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग में अपन लोग वही रेडियो एक्टिव अपना दे दिए, न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिए। सिंपल। चलो।